का तकाजा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां से हमारे संवाददाता और जानकारी दे रहे हैं। बस लौटते हैं अभी। को दिखाई दे रहा है ये गाड़ियां असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां हैं। वो सीधे मुरली मनोहर जोशी के घर पे पहुंचे हैं और ये अपने आप में एक भावुक पल भी होगा, क्योंकि ये वही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी के एक पौध को बड़ा किया, एक बड़े वृक्ष के तौर पे, कल्प वृक्ष के तौर पे उसको जो है स्थापित किया। और अब जब तीसरा टर्म मिला है एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ऐसे में पीएम मोदी न केवल एलके आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे बल्कि मुरली मनोहर जोशी के पास भी पहुंचे, यानी कि जो वरिष्ठतम नेता हैं बीजेपी के, उनके पास पहुंच रहे हैं। अब जब तीसरी बार वो सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलके आज तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके पहले बीजेपी के वरिष्ठतम दो नेताओं के पास पीएम मोदी खुद पहुंचे। एलके आडवाणी के साथ तकरीबन 20 मिनट उन्होंने बिताया और अब मुरली मनोहर जोशी के घर वो पहुंचे हैं। तो एक कल्प वृक्ष को जिन लोगों ने सींचा, जिन्होंने बड़ा किया, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये एक अहम तस्वीर आप देखिए, संसद के अंदर किस तरह से पहले पीएम मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको उठाकर प्रणाम किया था। फिर तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनसे एक जेस्चर दिखाया उन्होंने, मिले, बहुत ही आत्मीयता से मिले। और उसके बाद जो बीजेपी के वरिष्ठतम दो नेता हैं उनसे मिलने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाके पीएम मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। We are getting you these visuals right from अमित भारद्वाज ये जानकारी मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर से दे रहे हैं। हिमांशु, आप अपनी बात पूरी करें। ये तस्वीरें भी जैसे ही आती हैं जो मुरली मनोहर जोशी के साथ मुलाकात की, वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मुरली मनोहर जोशी के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा साथ रहा है। जब मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे तो उन्होंने एकता यात्रा निकाली थी और उसके भी सारथी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए पूरी एकता यात्रा निकाली गई थी, ये बताने के लिए कि देश में एक निशान, दो निशान, दो प्रधान, दो ध्वज नहीं चलेंगे, ये बताने के लिए एक यात्रा निकाली गई थी मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्ष रहते हुए। और उसके भी सारथी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और उसके बाद उनके जो है मुरली मनोहर जोशी के साथ जो है वो संबंध बहुत मधुर रहे। उनके भी कार्यकाल में जो है उनको संगठन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है इन दोनों नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते थे वो बहुत मधुर थे। याद कीजिए, जब कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यूज में या आम बोलचाल में ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है उनको प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया था और उनको कहा था कि अब आप दिल्ली छोड़ दीजिए, गुजरात जाइए, गुजरात को आपकी जरूरत है। तो उन्होंने पूछा, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, आप जाइए और गुजरात की अब कमान संभालिए, गुजरात के आपको मुख्यमंत्री बनना होगा। वो क्षण याद करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनका इतना लंबा अनुभव रहा है संगठन के तौर पे काम करते हुए कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने पहले भी बताया, कई राज्यों का प्रभारी उन्हें बनाया, हिमाचल, हरियाणा समेत कई राज्यों के अंदर जो है अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने कई राज्य सरकारें बनाने का काम किया है। संगठन के अंदर रहते हुए जो है गठबंधन की सरकारें बनवाई हैं। हरियाणा में बंसी लाल के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनवाई थी। हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की और बंसी लाल की। तो ये कई एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं इन अपने तीनों नेताओं के साथ मिलकर, उनकी छत्र छाया में किया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे उनके जन्म दिवस हो,
लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का या अटल बिहारी वाजपेयी जब तक जीवित थे उनके यहाँ जाने का कोई ऐसा क्षण वो नहीं छोड़ते हैं कि उनका जाए, आशीर्वाद ले, उनका स्नेह ले। और यही कारण है कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मार्गदर्शन लेने आते रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो इन तीनों ही नेताओं के संपर्क में रहते थे। अगर कोई भी आदेश मिलता था तो उसको फलीभूत कर देते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो अपनी किताब तक में लिखा है, कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जब उन्होंने कुछ अच्छी सलाह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने उसे पूरा किया और उन्हें बताया कि सर आडवाणी जी ये मैंने कर दिया है। ये है एक राजनीतिक शिष्य की अपने गुरुओं को ये कहे कि वाजपेयी नहीं रहे, तब उनके साथ साथ पैदल चलकर आगे जाना बहुत भावुक पल हो गया था। तो विपक्ष की तरफ से भले कटाक्ष रहे कि मार्गदर्शक मंडल का मतलब है कि आप बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे मौके, ऐसे लम्हे भी आ जाते हैं। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ हैं राष्ट्रपति भवन से इस समय। पीयूष, आगे का कार्यक्रम बताएं, वहां की तैयारी बताएं। जी बिल्कुल श्वेता, अभी कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू, राजनाथ सिंह और जो अन्य नेता हैं एनडीए के वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है। 292 जो है वो नंबर्स इस वक्त एनडीए के पास है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 240 उसके पास है। और अगर सरकार के गठन की बात करें तो 292 नंबर एनडीए के पास है, जो काफी ज्यादा है सरकार, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए। और आज की बैठक हुई जो सेंट्रल हॉल में और जिसमें सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, उसके बाद ही सीधे जो अलग अलग नेता हैं दलों के, बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह थे, चंद्रबाबू नायडू थे टीडीपी की तरफ से, वहीं नीतीश कुमार गए थे जेडीयू की तरफ से। तो ये सभी नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां जाकर ये दावा पेश किया गया कि नंबर्स उनके पास हैं और अब सरकार बनाने का मौका जो है वो एनडीए को दिया जाना चाहिए। कल ही इलेक्शन कमीशन ने, श्वेता मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा डेटा जो है वो सबमिट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिसमें बताया था कि किस पार्टी के पास कितने नंबर हैं। और उसी के बिना पर जब ऑफिशियल डाटा उनके पास आ गया है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाता है और वही प्रक्रिया जो है अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल हम आज जब ये बैठे हुई है तो अब परसों यानी 9 तारीख को हम उम्मीद कर सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाए। और आज जब बैठक हुई उसी वक्त ये तय हो गया था कि जैसे ही बैठक खत्म होगी, एनडीए की बैठक खत्म होगी और इसमें इस वक्तव्य सभी नेताओं के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो वरिष्ठ नेता हैं बड़े बड़े दलों के एनडीए के अंदर, वो सभी जाएंगे राष्ट्रपति के पास और उसके बाद दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एनडीए ने पेश कर दिया दावा सरकार बनाने का। अब आगे सरकार किस तरह से गठन होती है, किन नेताओं को, किस पार्टी को कितने कितने मंत्री मिलते हैं, उन सब चीजों को लेकर विचार विमर्श होगा। आज शाम को 5 बजे भी एक अहम बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया, जिसमें चर्चाएं होंगी, विचार विमर्श होगा, साथ साथ आगे कैसे डेवलपमेंट एजेंडा जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में भी की, उसको कैसे आगे लेके जाया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। साथ ही साथ जो लोकसभा के नतीजे आए बीजेपी के, उन पर भी चर्चाएं होंगी। तो आज भी दिन भर चर्चा होगी और परसों हम देख सकते हैं सरकार का गठन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी से भेंट की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता रहे हैं, जो संस्थापना के समय से देखते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन सब के पास पहुंचकर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना 2014 से जो शुरू हुआ वो इस साल भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 में मुरली मनोहर जोशी अपनी, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरफ से उतनी बातें नहीं की जा रही थी, लेकिन मुरली मनोहर जोशी की तरफ से लगातार देखिए उनको भेंट किया उन्होंने एक अंगूछा जो कि भारतीय जनता पार्टी के रंगों से सजा हुआ है। उसके बाद बातचीत दोनों की बड़ी आत्मीयता से चित्रा यहां पर हो रही है। तो जिस मार्गदर्शक मंडल और जिस मार्गदर्शन की हम बात करते हैं, उनको सबसे पहले अच्छी खबर, देखिए एक तरह से एनडीए सरकार ने दावा जैसे पेश किया अपना, वैसे ही भेंट, मुलाकात, आशीर्वाद का ये क्रम भी शुरू हो गया। चित्रा,
अगले 5 साल और उसके बाद का भी जो लक्ष्य बीजेपी यहाँ पर लेकर चल रही है श्वेता, उसके लिए आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरफ जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो दूसरी तरफ उन नेताओं का आशीर्वाद जिन्होंने बहुत कम सीटें रहते हुए भी एनडीए की सरकार बनाई। देखिए, हमें नहीं भूलना होगा मुरली मनोहर जोशी का श्वेता आप जिक्र कर रही हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने हमारे दर्शक तमाम देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो कि मौजूदा वक्त में 90 साल के हैं, 96 साल के हैं। लालकृष्ण आडवाणी दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं और जैसा कि हिमांशु जिक्र कर रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा में सारथी रहे थे नरेंद्र मोदी। श्वेता आप भी कन्याकुमारी से कवरेज करने के बाद लौटी हैं। हम सब जानते हैं इन लोगों का संघर्ष किस तरह से रहा है। 1953 में आरएसएस के संपर्क में आए मुरली मनोहर जोशी और उसके बाद धीरे धीरे करके देश के एचआरडी मिनिस्टर भी रहे, होम अफेयर्स भी उनके पास रहा। अलग अलग मंत्रालयों को लेते हुए वो किस तरह से आगे बढ़े, वो भी तब जब 24-25 दलों को लेकर आपको आगे चलना हो तो जरा सोचिए कि एनडीए के लोगों को कैसे समझाने बुझाने का काम किया जाता होगा। और इससे इतर मार्गदर्शक मंडल, ये तमाम जो शब्द हैं वो विपक्षी नेताओं की ओर से गढ़े गए हैं, गढ़े भी जाने चाहिए। यकीनन दोनों में आपसी प्रतिद्वंदिता है, वो उनको निशाना साधेंगे ही बीजेपी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के लिए आज कितना बड़ा दिन है। 1980 में जिस पार्टी का गठन होता है वो पहली बार 2014 में पूरे मैंडेट के साथ सरकार बनाती है, 10 सालों तक फुल फॉर्म में सरकार चलाती है और तीसरी बार भी रिपीट करती है एनडीए के साथ। और फिर से यहां पर एनडीए की सरकार अब बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी सामने श्वेता निकलकर सामने आ गई हैं। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के लिए आज का दिन कितना बड़ा दिन है, जब उन्होंने जो सपना देखा होगा कि नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी क्या कोई कर पाएगा 3 बार तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का। और अगर उनकी पार्टी का कोई नेता जो शून्य से निकला है और आज शिखर पर विराजमान है, वो अगर यहां पर पहुंच रहा है तो यकीनन आज मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि यहां पर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना कतई आसान नहीं रहेगा। हालांकि ये रिकॉर्ड बराबर परसों होंगे जब शाम को शपथ ग्रहण लेते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर उत्साह, उमंग, उल्लास यहां पर बढ़ा हुआ है और पिछले 3 दिनों से जो खामोशी छाई हुई थी, आज कम से कम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नरेंद्र मोदी के 1 घंटे से ज्यादा के संबोधन के बाद यहां पर सभी का जोश हाई हो चला है। और अब तो गठबंधन के सहयोगी दल भी 2029 के लिए भी नरेंद्र मोदी को यहां पर हरी झंडी दे, हालांकि वो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुल मिलाकर जोश आई है और उम्मीद है कि इसी जोश के साथ देश की जो 140 करोड़ की जनता है उसके हित में कई बड़े और कड़े निर्णय लिए जाए ताकि लोगों का भला हो। कम से कम आज से इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। 10 सालों के दौरान के कामकाज भी आज नरेंद्र मोदी की ओर से गिनाए गए हैं, लेकिन जब एनडीए के साथ सरकार चलानी हो तो आपके लिए स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन श्वेता, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कमी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस होगी अटल बिहारी वाजपेयी की। गठबंधन के सबसे प्रताड़ित व्यक्ति वही थे। उनकी कही हुई बातें, उनके वक्तव्य जो संसद के भीतर और बाहर दिए गए, उनमें से बड़ा सूत्र निकलता है कि गठबंधन धर्म को कैसे निभाकर एक सरकार चलाई जाती है।